डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लेस्को, मैपको, गैपको, सर इनकी जो वैकेंसीज हैं वो हर साल में अनाउंसमेंट होती है या कभी नहीं, कभार? वो तो आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स। एक्चुअली इस तरह है ना कि गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वापडा में भी काफ़ी ज़्यादा खाली सीट्स हैं, लेकिन वो आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो भी जॉब करते हैं वो उनकी अपनी फिक्र नहीं होती, गवर्नमेंट की फिक्र नहीं होती कि क्या, बस वो कहते हैं टाइम पास हो रहा है तो बस होने दो। तो न्यू रिक्वायरमेंट्स वो ज़्यादातर कम ही करते हैं। आपने देखा होगा वापडा में हर साल कितने लोग वो रिटायर्ड होते हैं, और इनकी वैकेंसीज को देख लो तो कोई वैकेंसी वो ज़्यादातर खाली ही पड़ी रहती हैं। खाली पड़ी है। जी। सर कुछ ऐसा है कि लास्ट में मुझे याद है ये 2020 में या 2019 में हम्म। काफ़ी वैकेंसीज ओपन हुई थी गैपको में, लेस्को में, हेस्को, कैपको सर, 2000 और मैं इनकी वो किस कौन साइट से पे भी ईयर, देख रहा था कौन से ईयर में? 19 और 20 में। नहीं, सर मैं साइट पे भी 2019 देख में रहा तो नहीं हुई। अच्छा, अभी 20 में हुई था। है ना ये? अभी जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हुए हैं अभी फ्यू मंथ्स पहले, जो अभी तक आई जी थिंक हो सर, रहे वो हैं। मैं देख रहा था सर, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट उन्होंने अपडेट कर दिया ना, फाइनल लिस्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। अच्छा। तो लेस्को के सर 45 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं, वो लेस्को के मैंने साइट पे देखे थे। अच्छा। गेपको के सर 5 स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, और हेस्को के 9 स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, अच्छा। और आई एस को में 30 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। तो सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगता है वो इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर शायद ओपन करेंगे वैकेंसी, क्योंकि 2 इयर्स का गैप देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने काफ़ी हद तक वो कर लिया है, यानी कि जी, जो जो ये वैकेंसीज हैं रिक्वायरमेंट्स वो। कर लेते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो तो 18 मंथ्स तक वो होते हैं ना, 18 मंथ्स तक उनका वो, यानी 18 मंथ्स तक वो वेटिंग लिस्ट वाले को बुलाते हैं, उसके बाद ही नए रिक्वायरमेंट्स करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ ना, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए, सही है, तो और आपका जो उनकी रिक्वायरमेंट्स 5 कैंडिडेट्स हैं, तो वो टॉप 5 को ले लेंगे, लेकिन आपका नंबर 6 मेरिट नंबर है। तो अगर उन 5 कैंडिडेट्स में अप टू 18 मंथ्स तक किसी ने छोड़ दिया, सही है, जॉब छोड़ दी, या कोई और डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर वो आपको वो कॉल कर लेंगे अप टू 18 मंथ्स तक। ओके। यानी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओ तो इट मींस कि 18 मंथ्स तक, अगर आप नहीं भी हुए तो इट मींस कि 18 मंथ्स तक आपके चांसेस हैं। ठीक है। या सुने एनटीडीसी में आ रही हैं। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे मैंने देखा एक बंदा कह रहा था, नहीं, एक ठीक। ग्रुप था आई थिंक, वहां पे मैंने देखा था, तो एनटीडीसी में आई थिंक वो आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि एनटीडीसी की जॉब्स काफी अच्छी हैं, मेरे दोस्त हुए हैं वहां पे, तो वहां पे शायद मैं भी अप्लाई करूँ, वो जॉब काफी अच्छी है वहां पे, अगर आप भी अप्लाई कर लो, क्योंकि आई थिंक उनकी सीट्स भी ज्यादा होती हैं, और मेरे जो दोस्त हैं वो ज्यादातर हो गए थे एनटीडीसी में। और एनटीडीसी ठीक। एक बेस्ट इदारा है एज कम्पेयर टू दी अदर डेस्कोस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर के साथ लिंक करना पड़ता है। वहाँ पे आई थिंक ये कस्टमर वगैरह के साथ इतना वो नहीं होता है एनटीडीसी में, उनका जॉब काफी जी बेस्ट सर, होता वो है। प्रोडक्शन हो गई है सर, मैं चलें चेक कर लूंगा अगर हो गई है कि होनी है अभी। नहीं नहीं, अभी होनी है, इन नेक्स्ट 2 वीक्स में शायद वो आ जाए। चलें ठीक है सर, सही। जी, तो उसमें आप अप्लाई कर लेना, वो बेस्ट है, ये इन डेस्को से काफी बेस्ट है। ठीक है ओके, सो लास्ट टाइम हमने 85 तक किए थे आई थिंक। सर। 85 की 86। A 400 shunt generator has a full load current of 200 ampere. Its armature resistance is 0.06 ohm and field resistance is 100 ohm. The stray losses are 2000 watt. The load current for which the generator has maximum efficiency is, so हमने लोड करंट फाइंड करना है जिस पर जो जनरेटर है वो मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे। तो क्या करना होगा यहाँ कॉपर लॉस है सर। लोड करंट का जो फार्मूला है उसमें IL इज इक्वल टू WC/R/100। तो हम कॉपर लॉसेस पहले फाइंड करेंगे, और कांस्टेंट लॉसेस में हमारे पास स्ट्रे लॉसेस 2000 है, उसमें कॉपर लॉसेस ऐड करेंगे, और IL निकालेंगे। तो कांस्टेंट लॉसेस जो होते हैं वो हमारे कॉपर लॉसेस प्लस स्ट्रे लॉसेस होते हैं। तो RA हमें गिवन है 0.06। IL का फार्मूला लगाएंगे WC/RA का।
सबसे पहले हमने इस तरह का डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। शंट जनरेटर का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। जी अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास 400 वोल्ट है, तो इट मीन्स के 400 वोल्ट आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। फुल लोड करंट हैज ए फुल लोड करंट, तो फुल लोड करंट इसमें क्या IL आपका हो गया 200 एम्पियर। इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.06 हो गया, एंड फील्ड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। द स्ट्रे लॉसेस आर, तो स्ट्रे लॉसेस मीन्स कि मेरे पास एक्स्ट्रा लॉसेस जो है, तो स्ट्रे लॉसेस मीन के WC जो है वो आपका हो जाएगा 2000 watt. The load current for which the resistor has maximum efficiency. तो maximum efficiency का condition क्या है? Maximum efficiency means कि IL square R is equal to constant losses, यानी variable losses will become equal to constant losses, तो आपका maximum efficiency होगा। तो load current यहाँ पे क्या होगा, ये सर यहाँ पे IL का स्क्वायर इनटू R। अच्छा, यहाँ पे हमने माना मिस्टेक है, दिस इज कांस्टेंट लॉसेस। जी तो कांस्टेंट लॉसेस में क्या आते हैं हमारे पास, हमें ये स्ट्रे लॉसेस तो हमें गिवन है। एक आपका होता है स्ट्रे लॉसेस, एक आपका होता है कॉपर लॉसेस। तो कॉपर में भी एक वेरिएबल कॉपर लॉसेस होते हैं, एक कांस्टेंट कॉपर लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूं कि दिस इज इक्वल टू स्ट्रे लॉसेस प्लस shunt copper losses, which is a constant losses as well. कॉपर लॉसेस में भी आगे कांस्टेंट और या वेरिएबल कॉपर लॉसेस में हमारे पास एक कांस्टेंट लॉस होता है, एक वेरिएबल लॉस होता है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट लॉस शंट का होता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसको। ठीक है। या तो सर शंट का जो लॉसेस है वो I का स्क्वायर R से निकालेंगे। ये तो आपका आ गया 2000। सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट लॉसेस, तो शंट का I शंट स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा R शंट, सही है। तो R शंट इज गिवन टू यू, दैट इज 100। I शंट हमें फाइंड करना है, तो I शंट के लिए मुझे आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे दिस इज 4, अच्छा ये बस आप यहाँ से फाइंड कर सकते, दिस इज 400 वोल्ट। तो आपका I शंट क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 100, तो 4 एम्पियर है। यस, तो ये आपका 1600 आ जाएगा ये, और ये आपका 2000 था। तो कांस्टेंट लॉसेस कितना हो गए, 2160, सॉरी 3160, सॉरी 360 आएगा, सॉरी। ओके, ये आपके कांस्टेंट लॉसेस हो गए। और आपका जो ये क्या होगा, दिस इज आर्मेचर दिस इज लोड करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आपका RA कितना है वो आपको गिवन है, सर 0.06 लिखा आपने। 0.06। सो इसका स्क्वायर रूट ले लो, सो आपके पास क्या आएगा, IL विल बी इक्वल टू 36 और 60 over under root 3 under root 0.06। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट। $244.95 Yes sir. Okay, 245 options, 4 is the correct answer. Okay sir. अच्छा, next, a shunt generator, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। A shunt generator deliver, स्क्रीनशॉट लेना काइंडली शो कीजिएगा, थैंक यू। okay, a shunt generator deliver इतना एम्पीयर करंट एट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इतना। द आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो शंट जनरेटर को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय शंट जनरेटर। ओके,
ये कितना डिलीवर कर रहा है? 195 एम्पियर। हाई लोड है हमारे पास। और टर्मिनल वोल्टेज 250 है। 250 है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02 है और जी दूसरा आपका 50 ओम है। द आयरन एंड यस फ्रिक्शन लॉसेस इक्वल टू 950, व्हाट आर द स्ट्रे लॉसेस? यहाँ पे स्ट्रे लॉसेस में क्या आते हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि स्ट्रे लॉसेस मींस एक्स्ट्रा लॉसेस। तो स्ट्रे लॉसेस में एक्स्ट्रा आपके लॉसेस। क्या आते हैं? मैग्नेटिक लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस जो होते हैं वो आपके स्ट्रे लॉसेस होते हैं। जी मैग्नेटिक लॉसेस में आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल ओके। लॉसेस, और ये कम होंगे कॉपर लॉसेस से, सही है? मैग्नेटिक लॉसेस में आयरन लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस में आपके फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग लॉसेस वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, और ये सर किससे कम होंगे? ये कॉपर लॉस से कम होंगे, सही है? तो ये क्या है? आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर 950 आपको गिवन है, सही है? 950। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सर ये अभी आपने बताया है, तो सर ये होंगे 950। यस 950 ही होंगे, आपने कुछ भी फाइंड नहीं करना। ओके यस सर, उसी उन्हीं को ही वो फ्रिक्शन और लॉसेस, उन्हीं को स्ट्रे लॉसेस। यस, स्ट्रे लॉसेस उन्हीं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल कॉपर लॉसेस? तो टोटल कॉपर लॉसेस मींस के आपके कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस भी इसमें आएंगे, सही है? यानी कॉपर ये कांस्टेंट लॉसेस होंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो टोटल कॉपर लॉसेस में शंट कॉपर लॉस हो जाएगा प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर शंट कॉपर लॉस कितने होंगे? आई स्क्वायर आई शंट स्क्वायर आर शंट, तो आर शंट इज 50, जी आई शंट क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी टू 250 डिवाइड बाय 50 स्क्वायर। यस सर। और आर्मेचर कितना है? आर्मेचर करंट मुझे गिवन नहीं है, तो आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 195 प्लस 250 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा आर्मेचर करंट। सर ये जो 195 है, दिस इज इसमें हम शंट शंट ये भी करंट ऐड करेंगे ना या कि नहीं? ये आपका शंट होगी, दिस इज आर्मेचर करंट। ओके ओके यस, उसमें ऐड कर, ठीक है। ठीक है। 2050 वाट। ठीक है 200 वाट हमारे पास, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, या सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने। जी जी सर, वो मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। जी जी सर, ठीक है। अच्छा 88 तो हो गया, अब 89। इन क्वेश्चन 87 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर? तो प्राइम मूवर मींस के टरबाइन, टरबाइन का जो आउटपुट होगा, ये जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? सर टोटल निकाल देंगे हम, टोटल आउटपुट जी, जो ये इतना हमारा, यानी कि जनरेटर के अंदर भी हमारे पास होता है आई ए और आर ए, तो टोटल इसकी पावर निकाल देंगे, P = VI। हमने आउटपुट निकालने, तो आउटपुट मींस के टोटल इन कितना हो रहा है, जनरेटर को टोटल कितना इन हो रहा है, सही है? और टोटल आपका जो लॉसेस हैं वो कितने हैं? तो टोटल लॉसेस कितने हैं? कॉपर लॉसेस टोटल कितने थे लास्ट टाइम? वो 2050 थे। 2050 जी, सही है। तो टोटल लॉसेस कॉपर कितने थे? दैट इज 20। टोटल लॉस 2050। स्ट्रे लॉसेस कितने थे?
So stray losses वो 950 आई थिंक। 950। तो टोटल लॉसेस कितना हो जाएंगे? टोटल कॉपर लॉसेस सर प्लस स्ट्रे लॉसेस। तो ये 2050 प्लस 950 कर दें यस 1001 तो 3000 3000 आ जाएंगे, सही है। जी। अच्छा, जनरेटर कितना आउटपुट दे रहा है आपको? नेट आउटपुट कितना दे रहा है? नेट आउटपुट हमारे पास जनरेटर की यानी चलो इस तरह के वेट दिस इज जनरेटर, दिस इज द आर्मेचर, ओके, एंड दिस इज द फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे वोल्टेज कितना था? दैट इज 250। करंट कितना था? 195 एम्पेयर, सही है। अच्छा तो लॉसेस कितना, अच्छा आउटपुट कितना दे रहा था? यानी आउटपुट आपके पास लॉसेस के बाद आ रहा था। लाइक आपने टोटल यहाँ पे फाइंड करना है, यानी जनरेटर कितना जनरेट कर रहा है। जनरेटर जो है ना, टोटल जनरेशन जो है उसमें कुछ लॉस हो जाते हैं और कुछ आपको आउटपुट पे आ जाता है। तो लॉसेस कितने हैं? 3000 जी। सही है, 3000 आपके पास लॉसेस है। आउटपुट कितना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जी। 95। सर ये वही VI वाला फार्मूला लगा है ना? या तो ये बनेगा 58750 54750 सॉरी 48750 5 की जगह पे 4 कर दें 48750 ये प्लस 3000 कर लो 51750 51750 is there any option which is this 51750 जी सर ये किलो में फिर 5 ये वाला ऑप्शन 3 जी सर एक मिनट चल 90 यस। अच्छा 90 में क्या है? 90 कह रहा है कि इन क्वेश्चन से 87 व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस इन द आर्मेचर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसमें? तो इलेक्ट्रिकल पावर में हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिकल पावर मींस कि टोटल आपका इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट हो रहा है, सही है। तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास यानी कॉपर लॉसेस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर मींस कि आपकी टोटल जनरेशन माइनस स्ट्रे लॉसेस, सही है। टोटल जनरेशन माइनस स्ट्रे लॉसेस। तो टोटल कॉपर इलेक्ट्रिकल पावर मींस कि टोटल जनरेशन माइनस स्ट्रे लॉसेस मींस के लॉसेस विदाउट कॉपर लॉसेस, यानी कॉपर लॉसेस इसमें इंक्लूड नहीं है। इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं। तो टोटल जनरेशन कितना था? दैट वाज 51750। स्ट्रेन लॉसेस कितने थे? 950। तो ये कर दो तो इससे आपके पास आ जाएगा। या 50800। सो दिस इज द आंसर। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आपने काफी छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखना है, ओके। यहाँ पे देख लो, तो इलेक्ट्रिकल पावर मींस के टोटल इलेक्ट्रिकल, पहले हमने टोटल जनरेशन फाइंड किया था, उसमें सारे लॉसेस थे, स्ट्रे लॉसेस भी थे, कॉपर लॉसेस भी थे, सही है। यहाँ पे मैंने स्ट्रे लॉसेस को निकाल लो, टोटल पावर से आप टोटल जनरेशन से आप स्ट्रे लॉसेस निकाल लो तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 91। जी सर। जी सर 91। अच्छा 91 व्हाट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या था कि हमारे पास टोटल जनरेशन EGIA डिवाइड बाय पावर इनपुट, यस सही है। तो हमारे पास
आर्मेचर में कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है, EGIA कितना होगा? सर वो जो टोटल हमने पावर निकाली थी वही आ जाएगी 22 पे 1 वाली। मैकेनिकल में हम कौन से लॉसेस को इनकाउंटर करते हैं? फ्रिक्शन और बॉल बेरिंग वाले। या तो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास, यानी आपके पास आउटपुट कितना आ रहा है? मैकेनिकल एफिशिएंसी मींस कि हम यहाँ पे स्ट्रे लॉसेस को देखेंगे, सही है। कॉपर लॉसेस को हमने यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में हमने उन लॉसेस को इनकाउंटर करना है, ठीक है, सही है। तो इट मींस कि यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ओके, सही है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल आउटपुट यहाँ पे प्लस स्ट्रे लॉसेस, सही है। यानी स्ट्रे लॉसेस कितने हैं मेरे पास? मैकेनिकल एफिशिएंसी मुझे दैट्स डील विद द स्ट्रे लॉसेस। सर ये स्ट्रे लॉसेस तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना टोटल इलेक्ट्रिक पावर में, हमने यहाँ पे इसको माइनस किया, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हैं। सो यहाँ से पावर इनपुट होता है लाइक वाटर के थ्रू, सही है। यहाँ पे आपको EGIA मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिल जाते हैं, सही है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। यहाँ पे आपको नेट आउटपुट मिल जाते हैं, यानी जनरेटर टर्मिनल आउटपुट या जनरेटर के जो आउटसाइड पे होते हैं टर्मिनल, यानी आउटपुट सिंपल किया दो आप, सही है। ये आपका इलेक्ट्रिकल साइड है, ये आपका मैकेनिकल साइड है, सही है। अच्छा, पावर इनपुट हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस इसमें हो जाएंगे, सही है। इसमें आपके और लॉसेस, बॉल बेयरिंग लॉसेस हो जाएंगे, सही है। इसमें आपके वेंडेज लॉसेस हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे लॉसेस के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे, इट मींस कि आपके शंट कॉपर लॉस होगा, आपके आर्मेचर कॉपर लॉस होगा। टोटल पावर, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर आपको कितना जनरेट होगा? दैट इज टोटल जनरेशन, कि आपका जनरेशन, टोटल जनरेशन मींस कि आपका कोई लॉसेस नहीं हो रहे, सही है। अच्छा, अब टोटल जनरेशन में आपके दो टाइप के लॉसेस होते हैं। लेट्स से आपके टोटल जनरेशन जो है वो 100 है, 100 वाट। इट मींस के इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, सही है, यानी आइडियल है, सही है। 100 वाट आपको दे रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आ गया, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में मेरे पास लॉसेस होंगे, तो लॉसेस में मेरे पास कॉपर लॉस भी होंगे, स्ट्रे लॉसेस भी होंगे, सही है। लेट्स से इसमें आपका 5 वाट कॉपर लॉस होता है, 5 वाट लेस आपका कॉपर नहीं स्ट्रे लॉसेस होते हैं, और 10 वाट आपका कॉपर लॉस होता है, सही है। As I already discussed that copper loss will be greater than stray losses, तो 10 is greater than 5, इसलिए मैंने इसको ये assumption लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इस तरह कर लो कि इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी फाइंड कर दो, सॉरी, मैं आपसे कह दूं कि आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकाल लो, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मींस कि आपके स्ट्रे लॉसेस इसमें नहीं होंगे, आपका 95 वाट आउटपुट आ जाएगा आपको। टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट होगा? टोटल इलेक्ट्रिकल पावर पहले टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा था? 100 वाट। अब इसमें लॉसेस आ गए, अब मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आ गया, सही है। पहले मैं आइडियल सिचुएशन में था कि आइडियली आपका जो जनरेटर है वो मुझे जितना मैं इन कर रहा हूँ उतना मुझे आउटपुट दे रहा है, यानी 100 पार्ट में इन कर रहा हूँ, 100 वाट मुझे आउटपुट दे रहा है। आइडियल है जनरेटर, कोई लॉसेस नहीं है उसमें। लेकिन उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए आपने क्या देखना है? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिकल लॉसेस आपने देखने हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल लॉसेस तो नहीं हो रहे, वो आपने चेक करना है,
ठीक। सही है। तो लेट से आपके जो इलेक्ट्रिकल लॉसेज हैं, जो कॉपर लॉसेज हैं, वो आपके लेट से 10 वाट हो रहे हैं। आपने चेक कर लिया, सही है, प्रैक्टिकली आपने चेक कर लिया, आई स्क्वायर आर लॉसेज सारे फाइंड कर लिए डीसी जनरेटर में। तो आपका जो कॉपर लॉसेज था वो लेट से वो 10 वाट है, सही है, वो आपके पास 10 वाट निकल गया। तो अब आपने क्या कहना है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है वो कितना आएगा, 100 माइनस 10, या यानी आपके पास 90 वाट आउटपुट आएगा। क्यों? दिस इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, सही है। टोटल जनरेशन मेरे पास कितना था, 100 था, उसमें से आप इलेक्ट्रिकल लॉसेस निकाल लो तो आपके पास वो आ जाएगा, सॉरी वेट, ये आपका इलेक्ट्रिकल नहीं, ये आपका मैकेनिकल होगा। ओके। मैकेनिकल आउटपुट इन टोटल कितना था, इनपुट कितना जा रहा था, 100 जा रहा था यहाँ पे, यस। सही है। तो आपका जो है आपका जो 100 जा रहा था, तो आपका जो मैकेनिकल आउटपुट है वो कितना आएगा, सर ये 100 में से 10 लॉसेस हो गए, तो 110 माइनस 10 करेंगे तो 90। यस। तो आपके पास जो मैकेनिकल लॉसेस मींस कि आपने ये करना है, सब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पहले कितना आ रहा था, इलेक्ट्रिकल मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा था, दैट इज 90, ओके। यानी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आपके पास यानी 10 वाट आपका कॉपर लॉसेस में हो गया, आपको आउटपुट कितना आ गया, सही है। तो ये कितना होगा यहाँ पे, इट मींस कितने लॉसेस हो रहे हैं, 10 वाट लॉसेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे 5 वाट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास 100 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 100 था, यहाँ पे आपके पास 90 आ गया, सॉरी, इन लॉसेस के बाद। अब अगर यहाँ पे आपने एफिशिएंसी को फाइंड करना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होगा दैट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है। यानी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अक्सर एफिशिएंसी इस तरह फाइंड करते हैं कि क्योंकि इनपुट तो मेरे पास नहीं होता, अक्सर हमें न्यूमेरिकल्स में इनपुट गिवन नहीं होता, तो हम इस तरह फिर वो निकाल लेते हैं। तो इससे आपके पास आउटपुट लॉसेस नीचे ऐड कर दिया, जी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास वाटर आ रहा है, सही, इनपुट पावर आ रहा है, लेकिन वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप वो फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे लॉसेस को फाइंड कर सकते हैं कि मेरा इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस कितने हैं, बॉल बीयरिंग लॉसेस कितने हैं, विंडेज लॉसेस कितने हैं, यानी आपके स्ट्रे लॉसेस कितने हैं, दिस इज स्ट्रे लॉसेस। यस सर, ये क्लियर है, ठीक है, स्ट्रे लॉसेस हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो रहा था, आर्मेचर आपका जी, आर्मेचर आपका कितना प्रोड्यूस कर रहा था, IA कितना था, EG कितना था, IA हमारे पास था 200, IA हमारे पास 200 था, ओके। EG जो था हमारे पास वो हम फाइंड कर लेते हैं। IA का 200 था, यस। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना था, 0.06 था आई थिंक, ये 0.02 या 0.002 6 था या 4 से 2 था, ये हम 91 का 0.02 था, 0.02, यस। और 250 कर लो तो इनसे आपके पास क्या आ जाएगा, EG 254 आएगा, चेक कर लो इसको। सर ये 0.02 लिया ना फिर फाइनल आपने, जी रेजिस्टेंस जी, 0.02
सर ये ईजी की नहीं समझ आई सर। ईजी हमारे पास जो टोटल करंट था वो एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी मैंने फाइंड करना है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या था, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, लेकिन ये साइड अगर आपको गिवन नहीं है तो आप दिस साइड प्लस दिस साइड कर लो। मैकेनिकल एफिशिएंसी में आपने दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड करना है, लेकिन ये भी हमें गिवन नहीं, तो हम इस साइड ईजी आई ए डिवाइड बाय ईजी आई ए प्लस कितने कौन से लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस में, आपके स्ट्रे लॉसेस हो रहे हैं 5। तो ईजी आपका कितना है, ईजी आप फाइंड कर लो, आई थिंक 254 ही आ रहा है। ठीक है, आर्मेचर करंट आपका 200 था डिवाइड बाय 254 टाइम्स 200 प्लस स्ट्रे लॉसेस कितने हो रहे थे, 950 थे सर। 9, ओके ठीक है 950। तो इसको आप सॉल्व कर लो। $254 200 254 200 plus 950 is 0.98 और 0.98 means कि 98.2% is the correct answer। ओके 91 में आपका 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज द इन क्वेश्चन 87 व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया, तो आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट मींस के 195 टाइम्स 250 कितना आ रहा है, ये सर ये अभी निकाला हमने 48750 डिवाइड बाय 48750 में ले लूंगा, या आप इस तरह कर लो EGIA को ले लो, EGIA आपके पास कितना रहा है 200 टाइम्स वो आ रहा था, बस सिंपल वो ले लो डायरेक्टली। चलो ठीक है 254 into 200 आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको ले लो और यहाँ पे आपके टोटल कॉपर लॉसेस वो ले लो, लेकिन उससे कर लो, इससे हो जाएगा। ठीक है सर, एक मिनट डिवाइडेड बाय 0.975 तो 97.5 किसके, आई थिंक ऑप्शन 96 ठीक है, उसके राउंड अबाउट या उसके नजदीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, शायद उससे आपके पास आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 96 आ जाए, यानी आप इसको नीचे लिख दो और टोटल कॉपर लॉसेस जो है वो आप इनकाउंटर कर लो, तो उससे भी आ जाएगा। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी मींस कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, लेकिन ये इनपुट तो मुझे गिवन नहीं है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी या इस तरह कर लो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी टाइम्स इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कर लो कि टोटल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दे, ये फॉर्मूला हमने एमसीक्यू में देखा जी। तो बस ये आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों, तो आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगा। वो दूसरा मेथड भी है लेकिन वो काफी टाइम लेगा आपसे, ये कर लो सर। ये सही है सर, ये सर मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास 98% आई थी जी, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ये अभी 96 या 97 पॉइंट, तो 98 को आपने 0.9 लेना है, 0.98 टाइम्स 0.96 कर लो, तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.94 या 0.94, तो मींस के 94.2%, which option 3 is the correct answer। ये वाला सर ये हमारे पास 93 था, 93 जी ठीक है सर, वो शो कीजिएगा स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट 94, due to armature reaction the main pole flux of the DC generator is weakened only, distorted only, weakened as well as distorted, none of the above। Due to armature reaction the main pole flux,
सर डिक्रीज वीकेंड आएगा, वीकेंड भी आएगा नहीं। और डिस्टॉर्टेड भी होगा। लास्ट टाइम हमने कम्यूटेटिंग वाइंडिंग सर डिस्कस किया था, कम्यूटेशन वाइंडिंग होता है, क्या होता है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये किसको कहते हैं। ये आप हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज द टू डिक्रीज द डिस्टॉर्शन इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। यस यस ठीक है सर, वो याद है, ठीक है आ गया द डिस्टॉर्शन इफेक्ट। ओके जी सर ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो इसमें आपके दोनों आएंगे, सही है। पार्ट सी होगा। वीकेंड भी कर लेते हैं एज वेल एज डिस्टॉर्टेड भी कर लेते हैं। तो डिस्टॉर्टेड को हम किस तरह पे वो करते हैं, रिमूव करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू। दिस इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सॉरी यस सर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग हम यूज करते हैं टू डिक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन। ओके यस सर, या टू स्ट्रॉन्गर द फ्लक्स। अच्छा 95 the open circuit characteristic of the DC generator is also called its magnetic characteristic, internal characteristic, external characteristic, performance I think आएगा 95 परफॉर्मेंस के। तो वो आपने सब कुछ वो देखना है, एफिशिएंसी के थ्रू हम उसको कर लेते हैं। इंटरनल एफिशिएंसी और एक्सटर्नल एफिशिएंसी में भी हम वो हमने किया था ग्राफ इस तरह। मैंने आपसे कहा था कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका सारे जनरेटर के लिए सेम ही होगा, सेम होगा जी। इसके बाद इंटरनल सीरीज के लिए आपका ये इंटरनल आ जाएगा और ये आपका एक्सटर्नल आ जाएगा। एक्सटर्नल आ जाएगा। और दूसरा क्या था, ये आपका इंटरनल आ जाएगा और ये आपका एक्सटर्नल आ जाएगा फॉर शंट के लिए, एंड दीज आर फॉर सीरीज के लिए। सही है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्यू लेक्चर्स में। तो इंटरनल भी नहीं है, एक्सटर्नल भी नहीं है, सही है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके इसमें हम मैग्नेट को वो एनकाउंटर करते हैं। वो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली आपका इस तरह नहीं होता, ये आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ से स्टार्ट होगा। ये कुछ इस तरह का होगा, लेकिन हम वैसे इसको बस रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह होगा। यहाँ पे ये सैचुरेट हो जाते हैं, सही है। तो ये वो वाला कांसेप्ट है रेजिडुअल मैग्नेट। वो हमने फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट टॉपिक जनरेशन का जो था कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें भी ये किया था ग्राफ। जी जी A पॉइंट B पॉइंट वाला। जी जी ठीक है सर, इसमें मैग्नेटिक आएगा जी। तो ये एक्चुअली आपका इस तरह होता है, लेकिन हम बस सिंपलिसिटी के लिए हम कहते हैं कि ये आपका इस तरह होगा। ये एक्चुअल में आपका इस तरह का ग्राफ होता है, सही है। तो दिस इज द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। इसके थ्रू हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मींस कि अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका ज्यादा होगा तो ये कर्व आपके यहाँ पे बनेगा इस तरह, सही है। और अगर आपका मैग्नेट बेस्ट होगा, इट मींस कि जल्दी से सैचुरेट नहीं होगा, तो ये कर्व आपका कुछ ऊपर सा बनेगा इस तरह, यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगी, सही है जी। ओके 95 हो गया। 96 which of the following generator provide approximately constant voltage from no load to full load? तो 97 या 97 oh 96 sorry. The line enters represent the critical resistance of the DC generator dash at open circuit कैसे intersect run parallel to just touches none of the above. ये आप सही आपने बताया था, टेंजेंट होता है तो जस्ट टचेस है। या जस्ट टचेस होता है। ओके नेक्स्ट which of the following generator provides approximately constant losses from no load to full load? Series, shunt, flat compound, over compound? सर ये फ्लैट कंपाउंड। Flat compound is the correct option. सर उसका ग्राफ वो मुझे याद है, फ्लैट कंपाउंड में सीधा होता है, ओवर कंपाउंड में आप जाता है, और एक और थी लोअर कंपाउंड, उसमें डाउन जाता है जी। तो ये आपका फ्लैट कंपाउंड ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके अच्छा, इस बुक के आखिर में इन्होंने ओवर कंपाउंड किया है, तो ओवर कंपाउंड तो नहीं होगा, इस बुक में मिस्टेक्स भी हैं। ओके ओके सर ठीक है। तो इन्होंने एंड में ऑप्शन सी 4 ऑप्शन दिए, लेकिन ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड? तो वो तो फ्लैट कंपाउंड होता है ऑब्वियसली, सही है। तो इससे एमसीक्यू से लग रहा है कि इसके जो ऑप्शन, इसके करेक्ट ऑप्शन जरूरी नहीं है कि 100% सही होंगे। ठीक है। A shunt generator give its greatest voltage at no load, full load, half full load, none of the above. Shunt generator है सर
क्रिएटर वोल्टेज से नो लोड, नो लोड, क्योंकि यहाँ पे जब जब जी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज लगाते हैं, लोड लगाते हैं तो वोल्टेज कंसीडरेबली लो होते हैं। लो होते हैं, गुड एग्जैक्टली। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। 99 द लेवल ऑफ कंपाउंडिंग इन ए cumulative compound DC generator is generally adjusted by changing series field current, changing shunt field current, connecting it long shunt, connecting it short shunt। सर ये कम्यूलेटिव कंपाउंड है, तो सर इसमें हमारे पास ऐड होती हैं जैसे चेंजिंग सीरीज फीड करंट। सर नो आइडिया नहीं हो रहा इसमें। एक्चुअली कंपाउंड में हम क्या कहते हैं, कंपाउंड डीसी जनरेटर में आपका एक शंट होता है, सही है, एक शंट और सीरीज और एक आपका सीरीज होता है, वो तो या यहाँ पे कनेक्ट होगा या यहाँ पे कनेक्ट होगा, सही है, यस, या आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया ये। तो ये तो आपका कांस्टेंट होगा, इसके थ्रू हम कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मींस कि हम इसके थ्रू आप और कंपाउंड कर लेते हो, लेवल कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड या अंडर कंपाउंड कर लेते हो, सही, इसके थ्रू सीरीज फीड के थ्रू इसको आप चेंज करते हो, सही है। तो चेंजिंग सीरीज फीड करंट, शंट फीड करंट नहीं, सीरीज फीड करंट, ओके ठीक है सर। और कम्युलेटिव मींस के दोनों ऐड होंगे। कम्युलेटिव मींस सर ये इनकी सेम डायरेक्शन होगी, सीरीज की और शंट की। जी, फ्लक्स ऑफ सीरीज फीड एंड फ्लक्स ऑफ शंट फीड दोनों ऐड होंगे, यस सही है। अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो हम उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कम्युलेटिव और सर इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, भूल गया, एडिटिव ऐसे करके था सर इसका नाम। कम्युलेटिव एडिटिव तो एक प्रॉपर्टी है, जेन से निकल गया। एक कम्युलेटिव होता है, दूसरा क्या हो गया, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंस से याद कर लिया करो, सही है, ठीक है, डिफरेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 द डीसी जनरेटर दैट हैज poorest voltage is shunt generator, over compound generator, flat compound generator या series generator। poorest voltage या यानी वो वोल्टेज आपको आउटपुट पे बेस्ट नहीं होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होंगी। शंट जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर या सीरीज जनरेटर। आई थिंक शंट ही होगा। शंट में तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट ही होता है, वो तो बेस्ट नहीं है सर। वो तो अच्छा, ड्रॉप भी तो ज्यादा होता है। नहीं इतना नहीं, उन्होंने ड्रॉप का वेरिएशंस किस में आ रही हैं, यानी मैं आपको जनरेटर दे दूं और जनरेटर में बहुत ज्यादा वेरिएशन, वोल्टेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए तो आपका रिस्पांस क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह जनरेटर दे दूं जिसमें वेरिएशन इतनी नहीं आ रही है, वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, अगर आप लोड को कर लो थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आ रही लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करने से, तो इसमें सीरीज जनरेटर होगा, सही है। यानी आप लोड को इंक्रीज करते जाओ या डिक्रीज करते जाओ तो आपके वेरिएशन काफी ज्यादा आ रही है यहाँ पे देखो। ओके ठीक है, सीरीज आता है। Okay, 101. A 6-pole lap-wound DC generator has 6,000 conductors on its armature. The flux per pole is 0.02 Weber. The speed at which the generator must be run to generate 300 volt is 6-pole lap-wound. तो हमारे पास 6 पैरेलल पाथ है जी, lap-wound है तो 6 पैरेलल पाथ होंगे, एग्जैक्टली। अच्छा, हमने क्या करना है, स्पीड एट व्हिच द जनरेटर मस्ट बी रन टू ऑपरेट इतना वोल्ट इज, तो स्पीड हमने फाइंड करना है, वोल्टेज हमें गिवन है, तो ns is equal to the 120f over p। तो स्पीड के लिए तो आपने 120f over p फार्मूला बताया था या, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे हमें अगर गिवन है तो वो हम वो यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी जी। नो सर, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है इसमें। 300 वोल्टेज है, वेबर फ्लक्स गिवन है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स और लैप पी पोल्स गिवन है। यस सर, ठीक है। जनरेटर जनरेट कितना कर रहा है, 300 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो इट मींस ये आपका 300 हो जाएगा। ओके ठीक है सर, उसमें से उधर से वो वैल्यू पुट करके निकालेंगे जी। ये आपका 6 आ जाएगा। फ्लक्स कितना है, 0.02। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे,
नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6। सिक्स 6000 होंगे कंडक्टर्स जी। तो इससे क्या आता है? 6 के साथ कट जाएगा, ये 0 के साथ कट जाएगा। 600 300 डिवाइड बाय 600 तो वो भी कट गया। 150 आएगा आई थिंक। ठीक है सर एन की वैल्यू निकालनी है ना इसमें से? जी ठीक है। तो is there any 150 value? 150 तो इसमें नहीं है। 150 I think इसमें कोई एरर मुझे लग रहा है। 6000 I think that is 600 है, ये 6000 नहीं है। इसको 600 कर लो, ये आपका 6 है, ये 60 है और ये भी 6 है, तो ये तो इसके साथ कट जाएगा, ये 10 इसके साथ कट जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे। 0.02 टाइम्स 10 दैट्स इक्वल टू 0.2, तो 300 डिवाइड बाय 0.2 क्या आता है? 1500 तो वो है, वो ऑप्शन है। या सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मिस्टेक इन्होंने की है कि 600, शायद यहाँ पे ये लोग तक गए हैं, एंडिंग है जिस तरह हम तक गए हैं, तो मिस्टेक्स इनके ज्यादा हो रहे हैं। सर एक और भी मिस्टेक मैंने निकाली जो मुझे याद नहीं है, वो इसी बुक में थी आई थिंक, उसमें भी इस तरह नंबर ऑफ कंडक्टर्स 4000 या 400 थे, तो वो मेंशन सही आंसर नहीं है सर। इसमें आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स 600 है। या 600 है, ये 6000 नहीं है। जी सर, फिर ठीक है। अच्छा, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द जनरेटर इफ इट्स वेव वाउंड? अगर ये वेव वाउंड होंगे तो फिर कितना स्पीड होगा? तो वो सिंपल है, यहाँ पे आप ये ए आपका 2 हो जाएगा। यस सर, ए 2 हो जाएगा। तो इससे आपके पास हमारे पास 6 है, या वो तो आपने 6 लेना है, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 6 है। जी सर ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएगा, सही है। जी सर ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। In figure 17.41 show a 4-pole DC shunt generator with wave-wound armature having 41 slots. Each slot has 12 conductors. The flux per pole is etna. If the generator is driven at 1000 RPM, what is the generated EMF? 4 poles हैं। सर लास्ट वाला सर वो शो कीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। दोबारा जी, थैंक यू सर। पोल्स कितने हैं? दैट इज 4। और स्लॉट्स कितने हैं? 41। 41। एक स्लॉट्स में कितने हैं? तो कंडक्टर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एक स्लॉट्स में आपके कितने कंडक्टर्स हैं? 12 कंडक्टर्स हैं, तो 41 टाइम्स 12 हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द नंबर ऑफ कंडक्टर्स। द फ्लक्स कितना है? दैट इज 25 मिली, तो 10⁻³ वेबर हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर 492 आ रहे हैं, लिख लें 492 1000 आरपीएम हो जाएगा। ईएमएफ आपने फाइंड करना है, तो सिंपल ईएमएफ इज इक्वल टू, यस सर ठीक है, डिवाइड बाय फ्लक्स भी गिवन है आपको, नंबर ऑफ पोल्स भी गिवन है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी आपके पास आ गया 492, स्पीड भी गिवन है, और दिस इज लैप और वेव, दिस इज वेव वाइंडिंग, तो ये आपका 2 हो जाएगा। वेव वाइंडिंग, तो इससे आपके पास ईएमएफ आ जाएगा, सही। जी सर ठीक। 104 In the above question, what is the total circuit resistance?
तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इसमें हमने फाइंड करना है, कितना होगा? यहाँ पे 10 ओम है, yes sir, that is in parallel with 0.5 ohm and that is in parallel with 200 ohm. तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया रेजिस्टेंस का। या तो पैरेलल में हम सर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 0.5 प्लस, यस सर ये आ जाएगा। तो ये आपका 1000 हो जाएगा ऊपर, जी ये 100 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। तो 2105 3.27 नहीं, फ्रैक्शन में फाइंड करना है, फ्रैक्शन में करना है। 200 over 60 200 डिवाइड बाय ये नहीं आएगा, 200 over 4 to 1 200 multiplied by 200। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है कुल एक्चुअली हमने क्या करना है, व्हाट इज द जी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सर्किट रेजिस्टेंस मींस कि हमने करंट को देखना है। अगर मैं इसको इस तरह बना लूं कि दिस इज 0.5 ओम, सही है, yes, और ये आपका हो गया 200 ओम और ये आपका हो गया 10 ओम। 10 ohm। तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लो। सो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपका 2000 आ जाएगा और नीचे 210 आ जाएगा, yes, 200 डिवाइड बाय 21। तो इस पीरियड क्या हो जाएगा, इनकी जगह आप इस तरह कर लो, yes, ये सीरीज में आ जाएंगे या सीरीज में आ जाएंगे। तो 0.5 प्लस 200 डिवाइड बाय 21, yes, तो जी, तो 0.5 टाइम्स 21 क्या आ जाएगा, 10.5 आएगा, प्लस 200 डिवाइड बाय सर इसका आ रहा है 4 to 1 over 42। या तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये वो मिस्टेक जी। सर हमने तीनों को पैरेलल ले लिया, या तीनों पैरेलल में करने, ये मिस्टेक बेस्ट भी था। अगर ये हम ना करते तो शायद आप वहां पे कर लेते हैं, तो वहां पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो प्लेंटी मिल जाती, प्लेंटी लग जाती है जी, वहां पे पेनल्टी लग जाती है। तो ये मिस्टेक वैसे बेस्ट था, सही था, ये नहीं होना चाहिए था ये। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेते तो फिर तो आप कहते कि नहीं ये तो सीधा सीधा है, बस सिंपल कर लो। इन्होंने सर्किट भी इस तरह सीधे सीधे बनाया कि ये कंफ्यूज हो जाए, बस कहें कि ये तो पैरेलल है, इसको मिड में लाए हैं। सही है, अगर इस तरह होता तो फिर तो हम कंफ्यूज ना होते। ठीक है जी सर, स्टूडेंट को धोखा देते हैं बुक वाले ऑथर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन 103 व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड क्या होगा इसमें? तो सर हमने टोटल यहाँ पे वोल्टेज निकालना है या सिर्फ अक्रॉस द लोड? ना, जस्ट अक्रॉस द लोड हमने फाइंड करना है। सर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो I V is equal to IR। और कुछ हमें गिवन है इसमें कि नहीं? अच्छा, ये तो हमारे पास जनरेशन कितना हो रहा था यहाँ पे, EG आपके पास यहाँ पे आ गया था, EG सर हमारे पास आ गया था जी। इसमें क्या आया था? 410 आया था, 410 जी। अच्छा, EG भी आ गया मेरे पास और IA नहीं है, तो IA को हमने किस तरह फाइंड करना है? सर वो वोल्ट I is equal to V over R, IA is equal to V over R, R हमारे पास 0.5 गिवन है। नहीं, IA नहीं, IL is equal to V over R है। अच्छा, IA is equal to V divided by R, yes। यहाँ से ये सर ये जो हमारा 410 है सर, ये पैरेलल होगा ना, EG सारों के पैरेलल वोल्टेज है ये। एक्चुअली
अगर इसको हम इस तरह कर लें कि ये मेरे पास कितना आ रहा था 200 डिवाइड बाई 21 था, इसके साथ मैंने इसको ऐड यस किया सर, था, तो ये EG ऐड किया कितना था था ये यहाँ पे, EG इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस, ये कितना था 0.5 था। 0.5 यस तो मैं ये कह सकता हूँ कि EG इज इक्वल टू IA इंटू R टोटल, यस यानी ठीक है जनरेशन से कितना करंट जा रहा है, तो IA फिर आपके इसमें some part of IA will come on this way यस सर और some part ठीक है will come on this way, okay? तो ये यस IA सर में ले लेता हूँ, सही है, और R टोटल, तो R टोटल कितना था लास्ट क्वेश्चन, 421 डिवाइड बाय यस 42 सर 421/42 और IA हमारे पास हमने IA फाइंड, हमने फाइंड करना है और और यहाँ EG पे हमारे पास है 410 या तो ये इससे आपके पास IA आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब IA आपके पास आ गया, IL कितना होगा, 20.45 आ रहा है सर ये जो हमने IG निकाला है ना, IA निकाला है ये 421 वाला अभी, यस ये 20.45 आ रहा है 20.45, और ये, और IA हमारे पास बराबर है IL प्लस I शंट। यस। तो IA आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू IL कितना होगा, V डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और I शंट कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाय 200 हो जाएगा, और IA कितना है 20.45, 45 तो इससे आपके पास V आ जाएगा। ओके, तो सर हमने यहाँ पे वोल्टेज ही निकालनी है। जी। यस सर ठीक है सर, ये ऐड हो जाएंगे वो उसके साथ। अच्छा, जल्दी इसको जल्दी फिनिश करते हैं ताकि यहाँ पे एक्चुअली नमाज का टाइम 1:10 PM है, तो नमाज के लिए मैं करूँ, कर लिया नोट आपने? यस सर, वो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके 1.10 ओके, सो यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा, ये तो इजी है, P is the number of pole, N is the speed, then the frequency of the magnetic, क्या हो जाएगा, F is equal to NP/120। yes, तो ऑप्शन A is the correct answer। 107, if the value of the shunt field resistance of the shunt generator is greater than the critical resistance, the generator will excite to full voltage, fail to excite to 1/2 and full voltage, none of the above। तो इसमें क्या होगा, सर ये fail to excite सर, Fail to critical resistance या ज़्यादा ये फेल टू एक्साइट हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बस ये आपको समझ आता पड़ा है। था ये। अच्छा, 108, ठीक है the no load voltage of the generator is इतना and rated load voltage is इतना, the voltage regulation of the generator is, तो voltage regulation का हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो क्या voltage regulation is equal to voltage under no load minus voltage under full load divided by voltage under full load। वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली आपको देता है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सही है। लेट्स से दिस इज द सोर्स, ओके, और ये आपका लोड है, सही है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, सही है। तो यहाँ पे सोर्स में आप जनरेशन कर रहे हो, सही है, तो जब लोड नहीं होगा तो आपका जनरेशन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये वोल्टेज जो है ये अंडर नो लोड वोल्टेज है, यानी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, बिल्कुल मेरे पास जो जनरेशन हो रहा है वो मेरे पास वोल्टेज अंडर नो लोड है, ठीक है सही जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जब लोड आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, सही, I2R लॉसेज होंगे यहाँ पे, उसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो वोल्टेज अंडर लोड आ जाएगा। अच्छा, अब वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा तो वो आपको वोल्टेज रेगुलेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको वोल्टेज रेगुलेशन देते हैं। अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो दोनों इक्वल होंगे, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। इट मींस कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा तो इतना ये बेस्ट होगा। व्हाई? बिकॉज लॉसेस आपके कम है, मिनिमम, ठीक है। जब ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, जब वोल्टेज रेगुलेशन आपका ज्यादा आ रहे हैं, लेट्स से वो आपका 90% आ रहा है, तो इट मींस कि वो आपका बहुत वेल ट्रांसमिशन लाइन है, ओके। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। या जितना कम होगा तो उतना बेस्ट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि आपका नो लोड वोल्टेज 240 वोल्ट है और रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 240 माइनस 220 एंड फुल लोड वोल्टेज कितना है 220, तो इसको कर लो तो आपके पास 20 डिवाइड बाय ये आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 11 कर लो तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा, सही है, 9.1% आएगा आई थिंक, यस इतना सही है। तो वोल्टेज रेगुलेशन 9.1%। ओके, नेक्स्ट, the open circuit capacitor of the DC generator is also called its internal capacitor, external capacitor, no load saturation,
परफॉर्मेंस ओपन सर्किट करते हैं, सो नो लोड सैचुरेशन। या नो लोड सैचुरेशन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 1010 इन एक्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर द शंट इन सीरीज फीड डैश ईच अदर। कम्यूटेटिव है सर, ऐड ईच अदर। ये बाकी पर